कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। मिलिंद ने ट्रैवल एजेंसी से कार बुक की थी और उसमें प्राइवेसी के लिए कर्टेन्स लगे हुए थे। मिली मिलिंद की बाहों में सर रखे बैठी थी और बच्चों की तरह खिड़की से बाहर सुंदर वादियों को देखने में मग्न थी। और बार बार रुककर मिलिंद भी बाहर निकलकर अपनी और मिली की खूबसूरत यादों को अपने वीडियो कैमरे में सेव कर रहा था। मस्ती करते खाते पीते मिली और मिलिंद कुल्लू मनाली पहुंच ही गए। हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। मिलिंद ने पहले ही एक हफ्ते की हनीमून पैकेज ऑनलाइन राज होटल में बुक किया हुआ था। दोनों होटल पहुंचे और सीधा अपने रूम की चाबी लेकर अपने रूम में आ गए और पीछे पीछे होटल स्टाफ द्वारा उनका सूटकेस और बैग भी रूम में आ चुके थे। रूम वाकई हनीमून कपल के हिसाब से काफ़ी सुंदर ढंग से डेकोरेट किया गया था। मिलिंद ने अपनी माँ शांति देवी को इत्तला कर दी कि वो कुल्लू मनाली के राज होटल के रूम में है। मिली ने भी वीडियो कॉल पर अपने मम्मी पापा और सोनू भाई से बात की और सोनू मिली को अपनी ताज़ा तरीन शायरी सुना रहा था और मिली हंस हंस कर लोटपोट हुई जा रही थी। मिलिंद मिली की खूबसूरत खनकती हंसी को देखते हुआ इस्माइल कर रहा था। मिलिंद भी अपने फ़ोन में बिजी हो चुका था और मिली अब आराम से बैठकर मिलिंद की बातें सुन रही थी। उसकी चारों बहनें भांजे भाजियाँ सब एक के बाद एक मिलिंद से वीडियो ग्रुप में बातें कर रही थी और वो इस्माइल करता हुआ उनकी हर बात को सुन रहा था। चारों बहनें अपने घर आने का न्योता दे रही थी। छोटी बहन शशि ने मिली से कहा, भाई भाभी भाई की स्मोकिंग आपको बंद करानी होगी और हेल्दी डाइट लेना। मिली सोचने लगी, उसने तो अभी तक एक बार भी मिलिंद को स्मोक करते नहीं देखा। हो सकता है कभी कभार शौकिया तौर पर पी लेते होंगे। मिली ने बाथरूम से फ्रेश होकर ट्रैक सूट विथ शूज रेडी होकर बाहर आ चुकी थी और मिलिंद से भी बच्चों की तरह जल्दी से रेडी होकर बाहर स्नोफॉल देखने स्केटिंग करने का जो माउथ अलार्म चालू किया वो तब तक बजता रहा जब तक मिलिंद मिली को लेकर होटल से बाहर नहीं आ गए। मिलिंद ने फ़ोन पर ड्राइवर को इत्तला कर दी थी वो आराम करे और मिली हाथों में हाथ डाले चल रहे थे। आइस स्केटिंग होटल के पास ही थी। दोनों पैदल चलते हुए पहुंच गए। वहां अपने ही जैसे लव बर्ड्स को देखकर मिली काफ़ी खुश थी। मिलिंद मिली का हाथ पकड़े उसके साथ ही धीरे धीरे स्केटिंग कर रहा था, पर मिली अचानक फिसल गई और मिलिंद उसे संभालने लगा तो वो भी फिसल गया। शरारत से मिली मिलिंद को बर्फ़ के गोले मारने लगी और मिलिंद भी स्माइली फेस के साथ मिली का वीडियो बनाने में लगा था और कुछ लव वर्ड्स से फ्रेंडशिप भी हो चुकी थी और सब एक दूसरे की सेल्फियां भी ले रहे थे। स्नोफॉल हैवी होता जा रहा था और मिली ठंड से बार बार छींके मारे जा रही थी। मिलिंद ने स्केटिंग छोड़ मिली का हाथ थामा और उसे बच्चे की तरह खींचता हुआ होटल रूम में एंटर किया। पहले हॉट कॉफ़ी और साथ में डिनर का ऑर्डर भी दे दिया। मिली रजाई में भी सिकुड़ी सी कपकपा रही थी। मिलिंद ने रूम हीटर चालू कर दिया। मिली के बगल में ही लेट गया। काफ़ी तो दोनों पी चुके थे। मिली खाने के मूड में नहीं थी और मिलिंद मिली की खराब तबीयत की वजह से खाना खाना ही भूल चुका था। दोनों एक दूसरे संग चिपके पड़े भूखे ही सो गए, पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह फ़ोन की लगातार बजती हुई बेल से दोनों उठ बैठे। मिलिंद ने फ़ोन उठाया तो फ़ोन पर माँ शांति देवी की आवाज़ सुनाई दी, जो रो रो कर बता रही थी कि उनके मिलिंद रूम में कल रात चोरी हो गई थी। चोरों ने ताला तोड़ा था, सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा है। वो पूछ रही थी कि कोई कीमती सामान जैसे बहू के जेवर नकदी तो रूम में तो नहीं थे। और मिलिंद शौक था, ये कैसे हो गया। जल्दबाजी में वो मिली के गोल्ड और डायमंड सेट और 5 लाख कैश घर की अलमारी में ये सोचकर आ गया था कि घर में से कहाँ जाना है। नीचे बड़े भाई की फैमिली और माँ ही है। मिली को अंदाज़ा भी नहीं था कि मिलिंद का कितना लॉस हो चुका है। मिली अपने माता पिता द्वारा प्यार से गिफ्ट में दिए गए जेवर के बारे में सोचकर दुखी थी। हनीमून उनके लिए बैड लक बन चुका था और दोनों घर वापसी के लिए चल पड़े थे। जो जर्नी चलते समय प्यारी लग रही थी वो लौटते समय उतनी ही दुखदायक थी। प्यार के पंछियों का घरौंदा बसने से पहले ही तोड़ दिया गया था। मिली घर पहुंचे और अपने रूम की हालत देखकर मिली तो बच्चों की तरह फुट फुट कर रोने लगी, पर मिलिंद चुपचाप सोचता हुआ खड़ा था। बड़ा भाई भाभी माँ शांति देवी भी ऊपर रूम में आ चुके थे।
मिलिंद चोरी की रपट के बारे में पूछा तो तीनों ने माँ भाई भाभी ने मना कर दिया। जब हमें पता ही नहीं है कि क्या क्या चोरी हुआ तो कैसे रिपोर्ट लिखवाते। मिलिंद ने नई अलमारी को देखा जिसके लॉक और लॉकर्स को इतने बुरी तरह तोड़ा था कि अलमारी का ढांचा ही बिगड़ चुका था। चेक करने पर सारे जेवर नकदी मिसिंग थे। मिलिंद ने चोरी की इत्तला फ़ोन पर पुलिस को दी और जो थोड़े इंतजार के बाद आ गई। मिलिंद ने चोरी किए सामान की लिस्ट बनाई और बताया कि 10-12 लाख के करीब की डकैती पड़ी थी। पुलिस टीम ने सारे एंगल से सोचा और फिर मिलिंद को अकेले थाने मिलने के लिए बुलाया। घर के बाकी लोगों को भी बोला, जिसको फ़ोन द्वारा सूचित किया जाएगा वो अपना बयान थाने में आकर देगा। माँ शांति देवी ने असमर्थता व्यक्त की, वो नहीं आ सकती, जो बयान उसका लेना है यहीं घर पर लिया जाए। पर पुलिस टीम ये बोलकर चली गई कि माताजी आपको घर से ले जाएंगे और घर पर छोड़ देंगे। और मिलिंद को सबके बयान होने के बाद लास्ट में मिली के साथ आने को बोलकर अपनी कार्रवाई पूरी करने चले गए। मिली ने फ़ोन पर अपने घर चोरी की सूचना दे दी थी और उसके माँ पापा और सोनू भी आ चुके थे। रूम की हालत देखकर पिता शिव प्रसाद सदमे में थे। उनकी प्यारी बेटी दामाद का घर बसने से पहले किसकी बुरी नज़र लग गई थी, पर ऊपर से मिलिंद को दिलासा देने में लगे थे। बेटा, पैसा तो हाथ का मैल होता है, जीवन सुरक्षित है तो दोबारा कमा लोगे। अपना और मिली का ध्यान रखो। सोनू अपनी जासूसी दिमाग चला रहा था। वो हर दृष्टि से इन्वेस्टिगेशन करने में लगा पड़ा था और ये बात बड़े भाई ज्ञानचंद को नागवार लग रही थी। वो चिढ़कर बोल ही उठे, तो सोनू जासूस ने क्या निचोड़ निकला। मिली के पापा हाथ जोड़ते हुए सोनू को लेकर चले गए। मिली ने लक्ष्मी आंटी नौकरानी के साथ मिलकर अपने अस्त व्यस्त रूम को सही किया। मिली टेंशन में थी कि मिलिंद का 10-12 लाख ऐसे ही कोई लूट कर ले गया था। वो अब उसके जीवन साथी हैं। अब तुम और मैं नहीं, अब हम और हमारा घर लुटा है। ये सोचते ही मिली अंदर ही अंदर टूटकर बिखर रही थी और वो बिना आवाज़ के आंसू संग रो रही थी। तभी मिलिंद अंदर आया और मिली को ऐसी अवस्था में देखकर थोड़ा भावुक होकर मिली के गले लगकर ही रो पड़ा। उसका स्माइली फेस इतना सैड लग रहा था कि मिली भी फूट फूट कर रोने लगी। मिलिंद ने अपने आप को संभाला कि तू ये क्या कर रहा है, वो अब तेरी जिम्मेदारी है। तेरा प्यार, घर संसार सब ही तो है। अपने प्यार को और घर संसार को ऐसे तुझे टूटने नहीं देना है। वो मिली को प्यार से थपकी देता हुआ गुनगुनाने लगा, मेरी जान हो तुम, मेरी शान हो तुम, मेरी ज़िंदगी की नाव हो तुम, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं, मेरा पूरा संसार हो तुम। मिली ने रोते रोते हंसते हुए कहा, फिर अपने हाथ की बनी काफ़ी तो पिलाओ, देखो कितना थक गई हूँ। जो हुक्म मेरे आका। अभी ये दास हाजिर होता है। चुटकी बजाकर स्माइली फेस से किचन में चला गया। लक्ष्मी आंटी काम निपटाकर जाने की तैयारी कर रही थी। मिलिंद ने उनसे भी कॉफ़ी चाय पीने के बारे में पूछा तो वो हंसकर बोली, बिटवा हम तो सुबह एक बार ही चाय पीने की आदत है। मिलिंद ने स्माइली करते हुए, ये मम्मी की चाय है आंटी, उनको देती हुई चले जाना। लक्ष्मी शांति देवी की चाय लेकर नीचे जा चुकी थी और मिलिंद काफ़ी लेकर अपने रूम में आया तो मिली ने हंसते हुए कप पकड़ा और बड़ी अदा से मिलिंद को थैंक्स बोला कि मिलिंद सब कुछ भूलकर बस मिली को प्यार से देखे जा रहा था। प्यार के पंछी दोनों एक दूसरे को खुश करने में लगे थे और अपने घोंसले को अपने प्यार रूपी तिनकों से दोबारा बना लेने का सपना देखते हुए एक दूसरे को विश्वास दिलाने में कामयाब हो गए कि हम साथ हैं तो क्या गम है। अगले दिन तैयार होकर मिलिंद अपने ऑफिस पहुंचा और अपने सीए रवि कुमार को फ़ोन करके ऑफिस अकाउंट में कितना बैलेंस है उसकी डिटेल जल्द से जल्द बनाने के लिए फाइल लेकर आने को कहा। वो अब अपने आप को मेंटली सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयार हो चुका था। अपने लैपटॉप पर भी वो उन पार्टियों की लिस्ट बना रहा था जिससे उसने छोटी और बड़ी पेमेंट लेनी थी। लिस्ट तैयार करके उसने सबको ईमेल करने स्टार्ट कर दिए और बिल बजाकर पीयून को चाय नाश्ता लाने का ऑर्डर दिया। तभी मिली का फ़ोन आ गया। वो चिंतित थी कि मिली सुबह बिना ब्रेकफास्ट के ऑफिस गया था, उसने कुछ खाया या नहीं, और बताने पर कि पीयून लेकर आ रहा है, लंच साथ करना है या वो भी ऑफिस में ही करेंगे। पूछने पर मिलिंद हंस कर बोला, लंच पर मिलते हैं जान। मिली फ़ोन रखकर निश्चिंत होकर लंच की तैयारी में जुट गई। रवि कुमार सीए फाइल लेकर आ चुका था। ऑफिस अकाउंट में बैलेंस ना के बराबर था। उसने कई बिल पेश किए जिसमें कई छोटे छोटे अमाउंट के बिल किए गए थे। मिलिंद बड़े ध्यान से हर बिल को स्टडी कर रहा था।
उसने अपनी सगाई, शादी, रिसेप्शन, हनीमून आदि पर काफ़ी खर्च किया था, पर वो सब उसने अपने पर्सनल अकाउंट से पे किया था। तो ये बिल तो फ्रॉड थे। वो गुस्से में अपनी चेयर से उठा। ये बिल मुझसे पूछे बिना आपने कैसे क्लियर कर दिया? रवि कुमार जी, उसने बताया कि आपके बड़े भाई अक्सर ऑफिस आते हैं और अक्सर कई बिल आपके कहने पर मैंने ही पास किए हैं। पर आप सगाई, शादी, रिसेप्शन और फिर हनीमून पर बिजी थे। उस समय ज्ञानचंद सर ने ही ऑफिस की सारी कमांड संभाली हुई थी। आपका फ़ोन कभी लगता था, कभी नहीं। ये सब बिल उन्होंने ही पे करने को बोला था। सब शादी से रिलेटेड सामान के बिल थे, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। मिलिंद को सोचकर चुप लगा गया कि इस सिचुएशन को उसे कैसे हैंडल करना है। उसको बड़े भाई और रवि कुमार के साथ मीटिंग करके सच्चाई जाननी थी, फिर कोई स्टेप उठाना था। वो अंदर से ये सोच कर कि ज्ञान भाई मेरे साथ ऐसा धोखाधड़ी भी कर सकते हैं। बेचैन था, ना चाहते हुए भी वो अपसेट ही हो चुका था। बिल 2 लाख से ऊपर के थे। उसका छोटा सा बिजनेस था जो उसने हार्ड वर्क करके स्टैंड किया था। अपनी फैमिली को खुश करने के लिए अगर कुछ लेना भी था, जिक्र तो करते, मैं मना थोड़ा करता। बाद में बताया भी नहीं। स्टाफ क्या सोचेगा, बड़ा भाई छोटे भाई के ऑफिस से गबन कर रहा है। मिली सास शांति से पूछने नीचे पहुंची कि वो लंच कब करेंगी। वहां उसके जेठ ज्ञानचंद ध्यानचंद की मुद्रा में माँ के पास बैठे थे। दोनों माँ बेटे धीरे धीरे पता नहीं किस टॉपिक पर बात कर रहे थे। मिली को देखते ही शांति देवी जी प्यार और स्नेह से बोली, अरे मिली बेटा, क्या हुआ? मिली सर हिलाते हुए, कुछ नहीं माँ, लंच तैयार है, आप कहें तो ले आऊँ? उनको थोड़ा टाइम लग जाना है। शांति देवी ने हंसकर बोला, ठीक है बेटा, 2 चपाती ही बनाना और एक ही बार में दे जाना, बार बार तकलीफ मत करना। भाई साहब, आपके लिए भी ले आऊं क्या? मिली ने कुछ सोच कर बोला, नहीं बेटा, मैं दुकान से ही लंच करके आया हूँ। ज्ञान हंसकर बोला। मिली चपाती सब्जी थाली में रखकर सास को दे आई। उसे अपनी सास का नेचर बहुत ही स्वीट लगा। मिली सोच रही थी शादी से पहले वो बाजार के कितने चक्कर अकेले या सोनू संग मार लेती थी। अगर मैं अपनी ससुराल में 2-4 चक्कर ऊपर नीचे कर लिए तो कौन सा मैंने थक जाना है। सारा काम तो लक्ष्मी आंटी और उनकी बेटी ही करती हैं। मिलिंद से इस टॉपिक पर मुझे कोई बात नहीं करनी चाहिए। मिलिंद लंच के लिए घर आ चुका था और मिलिंद ने देखते ही उसे प्यारा सा हाथ किया। मिलिंद सारी टेंशन भूल गया और प्यार से ही मिली की गाल खींचते हुए, आज कौन सी डिश बनाई है? मिली आंख बंद करके, खिलाऊंगी, फिर बताना कौन सी डिश है पतिदेव, हंसते हुए खिलखिलाती हुई बोली। मिलिंद आंख बंद करके बैठा था। मिली के कहने पर उसने आंख बंद की, आ करके अपना मुंह खोला और मिली ने मुंह में कौर डाला और पूछा, क्या खाया बताओ? मिलिंद को मटर पनीर की सब्जी का खाते ही स्वाद आ गया था, पर वो भोलेपन से बोला, जब खिलाओगी तभी तो खाऊंगा और बताऊंगा। मिली समझ गई ये मुझे उल्लू बना रहे। अच्छा बाबा सॉरी, मैं मजाक कर रही थी, अब मुंह खोलो, पक्का खिलाती हूँ। मिली सराज से बोली। स्माइल करते हुए मिली ने दोबारा आ किया और फिर इस बार मिली ने हरी मिर्च के छोटे छोटे टुकड़े करके चपाती की कौर में डाले और मिलिंद के मुंह में रखते हुए बोली, अब बताओ क्या बनाया है? जैसे ही मिलिंद ने बाइटिंग करनी स्टार्ट की, उसे पता चल चुका था। उसकी जीभ मिर्च से तिलमिला रही थी, फिर भी बोला, वाह जानू, कमाल का मटर पनीर बनाया है। जबकि उसकी आंखें लाल हो गई थी और आंसू निकले जा रहे थे। मिली एकदम भावुक हो गई और जल्दी से शहद चम्मच में लेकर मिलिंद को खिलाने लगी। मिलिंद रोना चाहता था, बहाना मिर्च थी, पर आंसू दिल से निकले थे जो किसी अपने ने अपनेपन का मुखौटा पहनकर उसे दिए थे। मिलिंद की आंखों में नींद नहीं थी, पर वो आंख बंद कर सोचने जा रहा था, बड़े भाई से पूछूंगा तो भाभी को बुरा लगेगा और घर में क्लेश का माहौल बन जाना है। मिली अभी घर में नई नई आई है, वो क्या सोचेगी? ये दिन उसकी खुशियों वाले होने चाहिए। वो एक खिले गुलाब की तरह है। तनाव भरे माहौल में उसने मुरझा जाना है। पहले माँ बहनों के कान पर ये बात डालता हूँ, पैसे वापस तो मिलने वाले नहीं हैं। उन्होंने तो पहले ही अलर्ट किया था कि वो फैमिली के साथ अलग रहता है, भावनाएं हैं हमारे प्रति, पर वो अब अपने परिवार के प्रति ज़्यादा समर्पित है। सोचते सोचते मिलिंद सो चुका था। अगले दिन मिलिंद चाय नाश्ता लेकर नीचे पहुंचा तो देखा तो नीचे माँ शांति देवी के अलावा घर में कोई नहीं था। जबकि संडे था, भाभी हाउसवाइफ थी, बच्चों की और भाभी भाई की भी छुट्टी थी और सुबह 8:30 बज चुके थे। परिवार मिसिंग था। मिलिंद ने सोचा, माँ को ऑफिस वाली बात बताकर सलाह लेता हूँ, वो अपने तरीके से पूछेंगी। और मिलिंद ने सारी बात
माँ को बता दी। माँ हंसते हुए बोली, अरे तेरे को बताना भूल गई थी, पर मुझे उसने बताया था तेरी चारों बहनों और जीजाओं और अपने बीवी बच्चों को कपड़े दिलवाए हैं। तू तो जानता ही है कि उसकी तो प्राइवेट नौकरी है और तू ठहरा बिजनेसमैन। मिलिंद रुआसा सा बोला, माँ सबकी शादियाँ आपने और पापा ने की थी, पर मैंने अपनी शादी अपने बलबूते पर की है। मुझसे पूछना तो चाहिए था। मेरा छोटा सा बिजनेस है जिसे मैंने दिन रात मेहनत करके खड़ा किया है। अब ऑफिस अकाउंट जीरो है, चोरी हो चुकी है। अभी मेरे वैवाहिक जीवन की शुरुआत हुई है। अब मैं क्या करूं? भाई के पास तो अच्छी खासी नौकरी है, बंदी बधाई हर महीने एक मुफ्त रकम तो आती है। मेरा पर्सनल और ऑफिस अकाउंट तकरीबन जीरो ही है। कुछ पेमेंट आनी है, पर वो तो आते आते आएगी, और तब तक ऑफिस और स्टाफ का खर्चा कैसे मैनेज होगा? बोलो। अब आपसे अपने मन की बात नहीं कहूँगा तो किससे कहूँगा? साथी देवी सोचती हुई अपने बैंक पासबुक निकाली और बोली, देख इसमें जो रकम है वो तू निकाल ले और अभी अपना काम चला। मैं ज्ञान से बात करती हूँ और तेरी बहनों से भी बात करती हूँ कि जो उन्होंने तेरी शादी पर कपड़े लत्ते खरीदे हैं वो उन सब के पैसे तुझे तेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे। मिलिंद सोचकर शर्मिंदा हो गया। बोला, माँ मेरा ये मतलब नहीं था, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं अब मैरिड हूँ। कल को आपकी नई नवेली बहू कोई फरमाइश कर दे और मेरी पेमेंट ना आई, तब मैं क्या बोलूँगा? साथी देवी ने फिर अपने पासबुक देकर बोला, तभी तो बोल रही हूँ, इसमें जो भी रकम है तो निकाल और अपना काम चला। मिलिंद बोला, कैसी बात करती हूँ? आपके अकाउंट में मात्र 20,000 के आसपास राशि है। मैं इसको नहीं ले सकता। कुछ फ्रेंड्स हैं, उनसे हेल्प मांगता हूँ। मिलिंद नाश्ता करके अपना लैपटॉप खोल के बैठा हुआ था। मिलिंद को काम करते देखकर बाहर बालकनी में आकर बैठ गई। सावन का महीना और सुहाना मौसम, गुलाब और चंपा चमेली की फूलों की खुशबू उसे मदमस्त कर रही थी। मिलिंद को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, पर उसका मन न चाहते हुए भी मिलिंद के का साथ पाने की कामना कर रहा था। वो फिर रूम में आई तो मिलिंद रूम में था ही नहीं। तभी मिलिंद किसी को रूम में एंटर करते हुए लाए और बोले, मिली इनसे मिलो, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड दुबे है। प्लीज़ कुछ चाय नाश्ता ले आओ। मिली ने स्माइल करते हुए हेलो बोला और किचन में जाकर चाय नाश्ते की तैयारी में मगन हो गई। जब वो अंदर आई तो देखा मिलिंद अपने दोस्त दुबे के साथ बैठा चेस खेल रहा था, और दोनों इतनी तल्लीनता से खेल रहे थे कि मिलिंद की मौजूदगी भी उन्हें पता ही नहीं चली। मिलिंद ने धीरे से बोला, चाय नाश्ता कर लो फिर चेस खेल लेना। दोनों अपना अपना कप मुंह से लगाए फिर सहमात का खेल खेलने में मग्न हो चुके थे। और हमारी प्यारी मिली, जो इन शतरंज के खिलाड़ियों में अपने आप को अनाड़ी पा रही थी, अपना मोबाइल लेकर बालकनी में आकर फ़ोन मिला दिया घर पर। सोनू ने चहकते हुए फ़ोन उठाया और अपनी शायरी के जादुई पिटारे में से मिली को हंसते हंसते लोटपोट कर दिया। मिली बालकनी में खिलखिलाकर हंस रही थी और आमने सामने अपनी बालकनी और छत पर खड़े पड़ोसी मिली को देखकर बात बना रहे थे। देखो कैसी बहू आई है, जिसके अशुभ कदमों की वजह से आते ही घर में डकैती पड़ गई। मिलिंद का दोस्त दुबे, जिसका पूरा नाम अरुण दुबे है, पर सब यार दोस्तों में उसे दुबे ही कहते हैं। उम्र 32 साल, अनमेरिड, पर्सनालिटी खिलाड़ियों के खिलाड़ी अक्षय कुमार जैसी। स्कूल कॉलेज के टाइम से लेकर अब तक दोनों मस्ती की मजबूत डोर में बंधे हुए हैं। मिलिंद का कार्गो बिजनेस में खींच कर लाने वाला दुबे ही है। दुबे के पिता कार्गो लाइन से बिलोंग करते थे और जब उन्होंने अपने बिजनेस की नींव डाली उस समय मिलिंद और दुबे ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में थे, और खाली समय में अक्सर मिलिंद भी दुबे के साथ उसके पापा के काम में हेल्प बिना किसी स्वार्थ के कर दिया करता था। मिलिंद अपने घर में 6 भाई बहनों में 5वें नंबर पर था और उसके बुजुर्ग पिता अक्सर बीमार रहते थे, पर बड़ा भाई ज्ञान अपनी फैमिली में मस्त अपनी दुनिया में मग्न रहता था और मिलिंद अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ रहता था और फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करता था। दुबे उसे खींचकर कार्गो लाइन में लाया कि भाई ये काम का तुझे मेरी तरह ही एक्सपीरियंस हो चुका है, तो अपना कार्गो का बिजनेस स्टार्ट कर। मैं और पापा तेरी हर तरह से हेल्प करना चाहते हैं। पर मिलिंद बिना पैसे के कैसे बिजनेस की नींव डाल सकता था, और दुबे से फाइनेंशियल हेल्प लेना भी उसे मंजूर नहीं था। तब दुबे ने उसे अजब गजब तरीके से उसको कार्गो बिजनेस में डाला। मिलिंद ने कार्गो लाइंस में शुरुआत में वन मैन आर्मी की तरह काम किया। ना उसके पास ऑफिस था और ना स्टाफ। वो सारे दिन एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के ऑफिस की धूल छानता फिरता, जिसकी लिस्ट उस दुबे ने दी थी।
और इस तरह उसकी मेहनत रंग लाने लगी। शुरुआत में वो दुबे की कार्गो कंपनी दोबारा अपनी शिपमेंट क्लियर करता और दुबे की कंपनी अपना कंपनी चार्जेस का बिल देती, जिसे मिलिंद पूरी ईमानदारी से पे करता। इस तरह दुबे की कंपनी ने उसे पूरा सपोर्ट किया। मिलिंद के कार्गो बिजनेस को बिल्डअप करने में दुबे ने हमेशा एक सच्चे शुभचिंतक की तरह सपोर्ट किया था और मिलिंद ने भी कभी रुपए पैसे की दीवार अपनी दोस्ती में नहीं आने दी थी। आज मिलिंद के पास अपनी छोटी सी कार्गो कंपनी और छोटा सा स्टाफ है, जिसे वो दिन रात हार्ड वर्क करके ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचाना चाहता है। पर शादी, हनीमून और डकैती और बड़े भाई ज्ञान द्वारा बिना पूछे ऑफिस अकाउंट में से 2 लाख की खरीदारी ने उसे थोड़ा मेंटली स्ट्रेस कर दिया था। और ऐसी सिचुएशन में चेस उसे मेंटली स्ट्रांग बनाती थी और इसलिए उसका दोस्त भी हमेशा की तरह उपस्थित था और दोनों दोस्त चेस खेलने में बिजी थे। मिली बालकनी से आकर दोनों दोस्तों को चेस खेलने का लंबा और उबाऊ प्रोग्राम देखते हुए बोर होकर बैठे बैठे ही सो चुकी थी। जब चेस गेम खत्म हुआ और दुबे ने अपने घर की राह पकड़ी, तब मिलिंद का ध्यान सोती हुई मिली पर गया, जो बेड पर बैठी बैठी सो चुकी थी। लंच टाइम हो चुका था। उसने किचन में जाके देखा तो मिली ने सब कुछ रेडी कर रखा था। लक्ष्मी आंटी काम खत्म करके हंसते हुए जा रही थी। मिलिंद ने उनको ही माँ शांति देवी के लिए खाना परोस कर दे दिया कि वो जाते जाते माँ को खाना देती चली जाए। मिलिंद का मन अभी खाने का नहीं था और मिली को ढंग से लिटाकर दोबारा अपने लैपटॉप पर बिजी हो चुका था। उसने देखा कि उसकी चारों बहनों ने ऑनलाइन उसे 25-25 हज़ार की ऑनलाइन पेमेंट की है। वो ये देख के चौंक गया। उसने फ़ौरन अपनी चारों बहनों को वीडियो ग्रुप में फ़ोन किया। पूछने पर वो बोली, ये पैसे उन कपड़ों लत्तों के हैं जिसे तुमसे पूछे बिना ज्ञान भाई ने हमें दिया था। पर भाई, हमारे कपड़े इतने कॉस्टली नहीं थे कि मुश्किल से उसने हम चारों पर 20,000 तक का खर्च किया होगा। खुद तो महान बन रहा है, जबकि तेरा सारा पैसा वो फ्रॉड बिल बनाकर अपने बच्चों के नाम पर फिक्स कर चुका है। तू अपना काम चला, हमारी माँ तेरे साथ है और तेरा दुख हमारा दुख है। मिलिंद ने सख्ती से चारों बहनों के रुपए ये कहते हुए वापस कर दिए, जब जरूरत होगी मैं मांग कर ले लूँगा, पर अभी नहीं। मिली सोती हुई जग चुकी थी और सारा मामला भी समझ चुकी थी, पर सोने का नाटक जारी रखा ताकि मिलिंद उसके सामने गिल्ट फील न करे। मिली के मन में अपनी चारों नंदों के लिए आदर सम्मान की भावना उमड़ रही थी। पुलिस थाने से बारी बारी घर के सभी वयस्क सदस्यों को स्टेटमेंट के लिए बुलाया गया था। सबके बयान लिए जा चुके थे और आज मिली और मिलिंद को थाने बुलाया गया था। इन्वेस्टिगेशन और बयानों के आधार पर पुलिस टीम इस थ्योरी पर पहुंची थी कि चोरी की वारदात को अंजाम या तो घर के सदस्यों ने दिया है या किसी बाहरी व्यक्ति की हेल्प से घर के किसी मेंबर ने इस वारदात को अंजाम दिया है। घर में मिलिंद के हनीमून पर जाने के बाद घर में 2 बच्चों और बुजुर्ग माताजी को छोड़कर शक की सुई बड़े भाई भाभी पर अटक गई थी और पुलिस टीम कोई भी एक्शन लेने से पहले मिलिंद को सारी सिचुएशन से अवगत कराना चाहती थी। मिलिंद सुनकर शौक था अपने घर की बात को घर में आपस में सबकी सहमत से कोई डिसीजन लेकर फिर कोई एक्शन लेना चाहता था और ना चाहते हुए भी वो मिली से कुछ भी छिपा नहीं पाया था और मिली भी टेंशन और दुख में थी। मिली पुलिस थाने से घर आकर चुपचाप अपने रूम में आ चुके थे। मिली को टेंस देखकर मिलिंद किचन से कॉफ़ी बना लाया था। मिली बिना किसी एक्सप्रेशन के कॉफ़ी पी रही थी। मिलिंद ये सोचकर अपसेट था कि जब मिली की फैमिली को पता चलेगा कि उसके छोटे भाई के रूम में डकैती बड़े भाई ने ही करी या करवाई है तो उन पर क्या क्या इम्प्रेशन पड़ेगा। मिलिंद अभी आया कहकर नीचे माँ शांति देवी के पास पहुंचा, जो गीता पाठ समाप्त करके उस बस उठ ही रही थी कि मिलिंद भावुक होते हुए माँ के गले लग गया। शांति देवी प्यार से उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, मेरे कान्हा, मेरा लल्ला क्यों दुखी है। मिलिंद ने पहले माँ के रूम का दरवाजा अंदर से लॉक दिया, फिर पुलिस टीम द्वारा बताई गई इन्वेस्टिगेशन की सारी जानकारी माँ को बताते हुए रो पड़ा। बोला, अब माँ आप ही बताओ मैं क्या करूँ। मैंने जब से कमाना स्टार्ट किया है सबकी इच्छाओं का मान रखा है। लक्ष्मी आंटी आकर घर का सारा काम करती हैं, जबकि भाभी हाउसवाइफ हैं, वो सेपरेट रहती हैं। फिर भी मैंने कभी लक्ष्मी आंटी को उनका काम करने से मना नहीं किया। लक्ष्मी आंटी को हर महीने मोटी रकम में मैं पे करता हूँ, जबकि हम माँ बेटे का कितना काम है। अगर लक्ष्मी आंटी ना हो तो ये आपको एक कप चाय पिला के भी राजी नहीं है।
मैंने आपकी सुविधा को ध्यान में रखकर लक्ष्मी आंटी को रखा था, पर उसका फ़ायदा भाई की फैमिली उठा रही है। घर में लैंडलाइन फ़ोन आपकी सुविधा के लिए लगवा रखा है, ताकि आप अपनी चारों बेटियों से, मुझसे और किसी भी रिश्तेदारों में बात कर सकें। अपने आप को अकेला ना समझें, पर उसका फ़ायदा भी भाई की फैमिली सबसे ज़्यादा उठाती है। मेरे पास तो अपना मोबाइल है और ऑफिस का फ़ोन ऑफिस में लगा है। घर के लैंडलाइन फ़ोन का बिल मेरे ऑफिस के लैंडलाइन फ़ोन से ज़्यादा आता है, जिसे मैं हर मंथ चुपचाप पे करता हूँ। किचन का सामान भी मैं लाता हूँ और उसे भी ज़्यादातर भाई की फैमिली यूज़ करती है। बच्चों की स्कूल फीस भी अक्सर मुझसे उधार मांग कर दी जाती है, जिसे उन्होंने कभी चुकाया नहीं। घर में बहन बेटी आती है, उन पर एक कप चाय पिलाने जैसा छोटा खर्चा करके भी राजी नहीं है। मैं चुप रहता हूँ, माँ की घर में शांति का माहौल बना रहे। मैं तो शादी के बारे में सोचना ही बंद कर दिया था। सोचा था अपने बिजनेस को बुलंदियों और इतना पहुँचाऊँगा कि आपको, भाई की फैमिली और अपनी चारों बहनों को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगा। पर जब अब मेरी शादी हो गई है, तो अपनी बीवी के प्रति भी मेरी जिम्मेदारी है। अगर भाई को कोई प्रॉब्लम थी, तो मुझसे डिस्कस करते और मैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करता। पर अब मैं तुम्हारी नई बहू के सामने लज्जित हो चुका हूँ। उसे थाने से सब पता चल चुका है और वो अपनी फैमिली में भी डिस्कस जरूर करेगी। मिली को कैसे रोकूं कि वो अपने घर में इस बात का जिक्र ना करे। माँ, मुझे बताओ कि मैं पुलिस टीम को इजाज़त दे दूं कि वो भाई से जो भी सख्ती से पूछताछ करना चाहते हैं कर लें। शांति देवी ने तसल्ली से पूरी बात सुनी और बोली, बेटा, जिस दिन तेरे रूम में चोरी हुई, मैं तो नींद की गोली खाकर गहरी नींद में सो रही थी। अगर ज्ञान ने ये किया है, तो जरूर नशे में उसकी बुद्धि खराब हो गई होगी और बीबी बिमला के कहने पर या पता नहीं किसी और के दबाव में उसने ऐसा काम करके तुम्हारे स्वर्गीय पिता के नाम पर काली कर दी है। अगर इस नालायक को इतनी ज़रूरत थी तो बोलता। पर अब मैं तेरी चारों बहनों से डिस्कस करती हूँ, जिसमें से बड़ी बहन, तीन बहनें और उनके पति तो तुझसे और ज्ञान से काफ़ी बड़े और सुलझे हुए विचारों के हैं, और तुम दोनों उनकी बातों का मान भी रखते हैं। एक फैमिली मीटिंग रखकर ज्ञान पर प्रेशर बनाते हैं, ताकि वो चोरी कबूल करे और तेरे को तेरी चोरी की गई रकम जल्दी से जल्दी बिना किसी बाहरी दखल अंदाजी के तुझे दे दे। अगर वो नहीं मानता है तो तू फिर आज़ाद है, कोई भी कैसा भी एक्शन लेने के लिए। और ये कहते कहते माँ शांति देवी की आवाज़ लड़खड़ा गई और वो बेहोश होकर अपने बेड पर बैठे हुए लुढ़क गई। मिलिंद ये देखकर घबराया सा दरवाजे खोलकर भाई भाभी को हेल्प के लिए पुकारने लगा। मिलिंद की घबराई हुई आवाज़ सुनकर ज्ञान भाई परिवार सहित माँ शांति देवी के रूम में आकर माँ को मरा समझ रोने की जबरदस्ती परफॉर्मेंस देने लग गए, और उसकी बीवी भी बाकायदा सुर लय के अपने पति का साथ दे रही थी। शोर सुनकर मिली भी घबराकर नीचे आ गई। उसने ध्यान से सास शांति को देखा, जिनके दांत सख्ती से भींचे थे, पर वो जिंदा थी, सांसें चल रही थी। उसने घबराकर मिलिंद को बोला, आप डॉक्टर को जल्दी से फ़ोन करिए, मुझे लगता है मम्मी का बीपी लो हो गया है। मैं जल्दी से नींबू चीनी का पानी लाती हूँ। मिली की बात सुनकर ज्ञान कमला की परफॉर्मेंस बंद हो चुकी थी और वो बड़ी फुर्ती से माँ के हाथों को अपनी हथेलियों से रगड़कर गर्मी देने लगा, और उसकी बीवी कमला सास के पैरों के तलवों को अपने हाथों की रगड़ से गर्मी देने की कोशिश करने लगी। मिली नींबू चीनी का घोल एक कटोरी में बना लाई थी और उसने घबराए हुए मिलिंद को बोला, जब तक डॉक्टर नहीं आता है इसे मम्मी जी को पिलाते हैं। आप चम्मच से दांत खोलने की कोशिश के साथ साथ ये घोल भी पिलाते रहिए। मिलिंद और ज्ञान दोनों भाई ऐसा ही करने लगे और शांति देवी को धीरे धीरे होश आने लगा, पर वो चुप सी थी और उनकी आंखों से लगातार आंसू निकले जा रहे थे। मिलिंद बार बार माँ के आंसुओं को पोंछता हुआ खुद भी रोए जा रहा था। पड़ोसी डॉक्टर शर्मा आए और शांति देवी को चेक करके बोले, स्ट्रेस की वजह से इनकी ऐसी कंडीशन हो गई है। आपने नींबू चीनी के घोल में उनके बीपी लो का नॉर्मल कर दिया है। इनके खाने पीने का ध्यान रखने के साथ साथ आप लोग को ये ध्यान भी रखना है कि इनकी ओल्ड एज में इनसे कोई स्ट्रेस वाली बात डिस्कस ना करे। ज्ञान और उसकी बीवी गुस्से से मिलिंद को घूरने में लगे थे। मिलिंद शर्मिंदा से माँ के पैरों के पास बैठा हुआ था। मिली भी चुपचाप खड़ी अपनी सास शांति देवी को चिंता से निहारे जा रही थी। तभी बिमला बोली, मम्मी जी को सुबह से कुछ खिलाया पिलाया है या नहीं? लक्ष्मी खाने पीने का कितना ख्याल रखती थी। माँ की तबीयत कभी खराब नहीं हुई, पर जब से देवा जी की नई नवेली ने खाना बनाना शुरू किया है, माँ के खाने के प्रति लापरवाही होने लगी है। मिली सुनकर रुआंसी हो गई और मिलिंद ने मिली को बोला, तुम ऊपर जाओ।
अब माँ ठीक है। मिली के जाते ही भाई भाभी भी अपने रूम में जा घुसे। मिलिंद प्यार से माँ का हाथ सहलाते हुए बोला, सॉरी माँ, मैंने आपको स्ट्रेस दे दिया। पैसा तो हाथ का मैल है जो दोबारा कमाया जा सकता है, पर आप तो हमारे लिए अनमोल हैं, जिसकी छाया में हम बच्चे हमेशा रहना चाहते हैं। माँ शांति देवी उठकर बैठ चुकी थी और मिलिंद से हंसकर बड़े प्यार से स्नेह से बोली, खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है उम्र का पानी, पर अभी तेरे खाने खेलने के दिन हैं। मैं एक बच्चे के कर्मों की सजा मैं अपने दूसरे बच्चे को नहीं झुलसने दूंगी। मिलिंद ने प्यार से माँ को गले लगाया और बोला, अब आपको किसी भी टॉपिक के बारे में नहीं सोचना है। आप क्या खाओगे वही लेकर आता हूँ। शांति देवी ने कहा, अभी उनका कुछ भी खाने का मन नहीं है, वो अब ठीक है। और मिलिंद को भी जाने के लिए बोला कि वो ऊपर जाकर आराम करे, वो भी थोड़ी देर सोना चाहती हैं। अगर कुछ खाने का मन होगा तो फ़ोन पर बोल दूंगी। मिली फ्रिज में से सब्जियां निकालकर रूम में ही काट कर शाम के खाने की तैयारी कर रही थी। मिलिंद भी ऊपर आ चुका था और मिली को गुमसुम सा सब्जी काटते देख बोला, अभी किसी का खाने का मन नहीं है, जब होगा तो दोनों मिलकर बनाएंगे, तुम भी लेट लो। माँ अभी सो रही है, वो डिनर में खिचड़ी या दलिया ही खाएंगी और हम भी वही खा लेंगे। मिली ने कटी हुई सब्जियों को फ्रिज में रखा और लेटी हुई मिलिंद की बगल में ही लेट गई और सोचने लगी, मुझे घर की छोटी छोटी बातों पर ध्यान न देकर मम्मी जी की पूरी केयर करने के साथ साथ मिलिंद को भी मेंटली सपोर्ट देना है। सोनू का मन अपनी बहन मिली से मिलने का कर रहा था। उसने माँ पारो से पूछा कि क्या मैं मिली से मिलने उसके ससुराल चला जाऊं? अचानक जाकर सरप्राइज दूंगा तो देखना आपकी लाडली बेटी ने खुश हो जाना है। पर पिता शिव प्रसाद सेवानिवृत्त अध्यापक ने सख्ती से मना कर दिया और बोले, फोन पर वीडियो कॉलिंग पर भी बात कर सकते हो। अभी जब चोरी हुई थी तो ये वहां पर अपना जासूसी दिमाग लगाने में लगा था। मिलिंद के बड़े भाई को ये पसंद नहीं आया था। सोनू ने मिली को फोन 4-5 बार मिलाया, पर बेल पूरी बजती, पर मिली फोन क्यों नहीं उठा रही है, ये सोचकर अपने जीजू मिलिंद को फोन लगा दिया। मिलिंद ने बेल बजते ही सोनू का फोन देखते ही फौरन हेलो किया और सोनू ने नमस्ते जीजू सॉरी बोलकर, एक्चुअली मैं मिली से बात करना चाहता था, शायद उसका फोन स्विच ऑफ है तो आपको कर दिया। मिलिंद ने बताया कि माँ की तबीयत कल शाम को काफ़ी ख़राब हो गई थी और मिली और मैं माँ के पास ही बैठे हुए हैं। मिली का फ़ोन ऊपर रूम में ही पड़ा है, कहकर मिली को फ़ोन पकड़ा दिया। स्पीकर ऑन था और मिली के माता पिता समधिन की तबीयत खराब है। सुनते ही मिली से बोले, हम थोड़ी देर में तेरी सास को देखने आते हैं। मिली खुलकर बात भी नहीं कर सकी, पर यह सोचकर खुश हो गई, इस बहाने से अपने परिवार से मिल लूँगी। मिली की चारों नंदों को रात की हुई माँ शांति देवी की खराब तबीयत के बारे में पता चल चुका था और उनके फ़ोन भी आ चुके थे कि वो रास्ते में ही कभी भी घर आ सकती हैं। एक एक करके मिली की चारों नंदें पधार चुकी थी और अपनी माँ शांति देवी की अगल बगल रुआसी सी बैठी थी और माँ शांति देवी प्यार से सबको गीता का पाठ समझा रही थी। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। मैं मरूं तो मेरी मौत पर रोना नहीं, जश्न मनाना। इस शरीर रूपी पुराने वस्त्र जो मैंने 80 साल तक पहने हुए हैं, उसे बदल कर मेरे प्रभु मुझे नए वस्त्र देंगे, अर्थात मेरा दोबारा जन्म होगा। ज्ञान भी सा परिवार अपने माँ शांति देवी के प्रवचन चुपचाप सुन रहा था। मिली के माता पिता और सोनू भी बैठे हुए चुपचाप शांति देवी की बातों को सुनकर हाथ जोड़े बैठे हुए थे। मिली भाग भाग कर सबके लिए कभी पानी कभी चाय नाश्ता लाने में ऊपर के नीचे के चक्करों में थक कर चूर हो रही थी और जब सोनू से ये देखा नहीं गया तो वो भी अपनी बहन मिली की हेल्प करने लगा। मिली ने लंच की तैयारी पहले ही कर रखी थी और मिली खाना बना रही और सोनू नीचे सबके लिए कैसे खाना लेकर जाया जाए इसकी तैयारी में लगा था। उसने खाने की प्लेट्स कटोरियाँ चम्मच लिए और मिली के मना करते करते भी भाग कर शांति देवी के रूम में टेबल पर रखाया और सबको बोला, मिलिंद ने लंच तैयार कर दिया है, प्लीज़ आप सब पहले वो खा लीजिए। मिलिंद भी सोनू के साथ ऊपर आकर मिली की हेल्प करने लगा और बोला, सोनू भाई आप मेरे प्यारे इकलौते साले हो, छोटे भाई समान हो, आप आराम से ऊपर अपनी मिली बहन के रूम में बैठो और मम्मी जी और पापा जी को मैं भी ऊपर ही भेजता हूँ। आप सब ऊपर ही लंच कर लेना। सोनू कुछ बोलता, मिलिंद सबके लिए लंच लेकर के जा चुका था। मिली ने भी सोनू को ऊपर अपने ही रूम में बैठने के लिए बोल दिया, पर सोनू किचन में खड़े खड़े ही अपनी ऊटपटांग शायरी और जोक से मिली को हंसाने में लगा था और मिली हंस भी रही थी। मिलिंद ने अपनी चारों बहनों को और माँ को खाना परोसा और अपने
ससुर को बोला, मम्मी जी, पापा जी, आप ऊपर जाकर मिली के रूम में बैठिए और अपनी बेटी मिली के बने हुए खाने का स्वाद भी लेना। पर मिली के माता पिता ने खाने से तो प्यार से इनकार कर दिया कि वो तो घर से खाकर चले थे। हाँ, थोड़ी देर मिली के रूम में बैठकर फिर घर को जाएंगे। लक्ष्मी आंटी शांति देवी के रूम से जूठे बर्तन ऊपर लाते हुए कुछ बड़बड़ करती हुई ला रही थी। मिली ने किचन में से झांक कर देखा कि कौन आ रहा है। लक्ष्मी आंटी का मुंह बना हुआ था। मिली ने प्यार से पूछा, क्या हुआ आंटी, आपकी तबीयत तो ठीक है? लक्ष्मी आंटी बोली, अब मैं यहाँ ज़्यादा काम नहीं कर पाऊंगी। मिली लल्ला को बोलकर हमारा हिसाब करा देना। मिली सुनकर बोल पड़ी, आंटी कोई दिक्कत है तो आप मुझसे बेझिझक बता सकती हैं। लक्ष्मी त्योरियाँ चढ़ाकर बर्तन पटक पटक कर मांजती हुई, घर का काम बढ़ गया, इतना टाइम एक घर को लगाएंगे, उतने में तो वे 4 घर का काम निपटा लूँ। मिली हैरानी से, मेरे आने से तो आपका काम हल्का हुआ है। पहले आप खाना भी बनाती थी, पर अब तो मैं बना लेती हूँ। आंटी, हम तीनों का कितना काम है जो आपको इतना बर्डन पड़ा है? लक्ष्मी चुप लगाकर अपना काम करने लगी। मिली को लगा इनके घर की कोई और बात होगी, इस टेंशन में बोल गई है। मिली ने प्यार से पूछा, आंटी आपको चाय पीनी हो तो बताओ, मैं बना दूँ। लक्ष्मी ने इनकार में सिर हिला दिया, पर वो बेमन से बस अपना काम निपटाने में लगी थी। मिली के मम्मी पापा और सोनू भी लक्ष्मी और मिली का वार्तालाप चुपचाप सुन रहे थे। मिली स्माइल करती हुई रूम में एंटर हुई, आई और साथ बैठे हुए मम्मी पापा के गले लग गई और सोनू भी आकर पीछे से लिपट गया। मिली को रूम में एंटर करते हुए इमोशनल सीन देखकर थोड़ा संकोच में खड़ा ही हुआ था कि सोनू ने खींचकर अपने जीजू को भी ग्रुप में शामिल कर लिया। शिव प्रसाद और पारो दोनों बड़े प्यार से बोले, जैसे मिली और सोनू वैसे ही तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हो। मिलिंद इस्माइल करते हुए, पहले सब खाना खाएंगे और फिर ढेर सारी बातें करेंगे। क्यों सोनू भाई? हंसते हुए बोला। मिली किचन में खाना लेने जा ही रही थी कि मिली के मम्मी पापा घर जाने की इजाज़त मांगने लगे और मिली सुनते ही थोड़ी उदास हो गई। और सोनू ये देखकर बोला, थोड़ा जीजू और मिली को एंटरटेनमेंट तो कर लेने दो, फिर चलते हैं। और फिर सोनू निगम स्टाइल में हाथ को स्पीकर की तरह बनाकर मिलिंद मिली को छेड़ते हुए गाने लगा, जीजू संग रहना खुशी खुशी, कभी भी ना उनका दिल दुखाना, हमसे भी ज़्यादा तेरे हैं वो, हमारे प्यार में ये भूल न जाना, जीवन भर साथ निभाना। सुनते ही माँ पारो और पिता शिव प्रसाद मुस्कुराते हुए, इसका बचपना नहीं जाने वाला, यही कहने के लिए तो आना चाहता था सोनू। मिली अभी भी चुपचाप रोनी सी खड़ी थी। सोनू फिर मिली को छेड़ते हुए, तू क्यों रो रही है? देख जीजू भी रोतों से खड़े हैं। मिली ने चौंक कर मिलिंद को देखा। मिलिंद अपने स्माइली फेस के साथ ही खड़ा था। मिली सोनू को झूठे गुस्से में प्यार से उसको तकिए से मारने लगी और सबकी उदासी स्माइल में बदल चुकी थी। मिली के मम्मी पापा सोनू नीचे समधिन और सबसे विदा लेकर अपने घर प्रस्थान कर चुके थे। मिली और मिलिंद भी खाना खाकर नीचे शांति देवी के रूम में ही आकर बैठ गए। बड़ा भाई ज्ञान सपरिवार अपने रूम में घुसे हुए थे। खाना पूर्ति के लिए जिठानी बिमला बीच बीच में चर्चा में भाग लेने आती और सुनती किसी का नहीं, अपना राग अलापती और जैसे ही कोई अपनी बात कहने के लिए मुंह खोलता, फौरन अभी आती हूँ कहकर गायब हो जाती। अपने दोनों बच्चों को भी पता नहीं क्या ट्रेनिंग दी हुई थी। जब से मिली शादी होकर आई थी, मिली को देखते ही दोनों बच्चे अपने रूम में एंटर कर जाते थे। इसे मिली ने बच्चों की झिझक समझकर अवॉइड कर दिया था, पर अब तो बुआएं आई हुई हैं। दादी की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी बच्चों का ऐसा नेचर मिली को पसंद नहीं आया था। चारों नंदे मिली और मिलिन के रूम में ऊपर आकर देखने लगी कि चोरों ने अलमारी और दरवाजे का क्या हाल किया है। देखकर चुपचाप एक दूसरे को देखने लगी। मिली ने चारों से पूछा, दीदी चाय बना लाऊं? और उन्होंने बनाने के लिए हाँ कर दी और मिली किचन में चुपचाप चाय बनाने में व्यस्त थी। मिलिन की चारों बहनें मिलिन को देखकर, देख भाई, ये जलील काम किया तो बड़े भाई नहीं है। जिस तरह से दरवाजे और अलमारी के लॉक तोड़े गए हैं, उसकी शोर नीचे तक ना जाए ऐसा तो असंभव है। कानों में रुई डालकर बैठेंगे तो भी शोर सुनाई देगा। माँ तो चलो नींद की गोली खाकर सोती हैं, क्या चारों ने, बड़ा भाई और उसका परिवार, वो सब भी नींद की गोली खाकर सोए थे? ये तो बच्चा भी बता सकता है कि चोरी किसने की है। और पुलिस टीम जब डड्डे मारती हुई ले जाएगी तो फौरन अपना जुर्म कबूल कर लेगा। पर मिलिंद बेटा, इन सब में हमारे स्वर्गीय पिता का ही नाम खराब होगा। माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। मिली भी चाय लेकर आ चुकी थी और मिली को देख के भी वो बिना कुछ छिपाए बातें कर रही थी। मिली हैरान सी
चारों की बातों को बारी बारी से सुनकर समझने की कोशिश कर रही थी कि फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। बड़ी नंद बोली, देख, ये डायरेक्ट तो कभी किसी के सामने मानने वाला नहीं है, पर घर के चारों दामाद और हम चारों बहनें और माँ तेरे ही साथ हैं, और रात तक चारों दामाद भी आ जाएंगे और एक फैमिली मीटिंग रात को ही रखते हैं और इसे बातों में उलझाकर इससे पहले उसका गुनाह कबुलवाते हैं। मिलिंद ने सुनते ही बोला, पर दीदी, अभी तो माँ की तबीयत खराब है, अभी ये समय इन बातों का नहीं है। दूसरी बहन लाली बोली, पर ये सब हम माँ के कहने पर ही कर रहे हैं, वो अपने जीते जी ऐसा अन्याय नहीं देख सकती हैं। हम माँ को देखने के साथ तेरे को इंसाफ दिलाने भी आए हैं। मिली और मिलिंद उन चारों के सामने आधा से नतमस्तक होकर उनकी सभी बातों को चुपचाप सुनकर अपनी हाँ की मोहर लगा चुके थे। अब इंतजार था रात की फैमिली मीटिंग का, पर पता नहीं मिली कि सिक्स सेंस उसे निगेटिव थॉट्स दे रही थी। मिली और उसकी छोटी ननद शशि रात के डिनर की तैयारी में व्यस्त थी और मिलिंद अपनी तीनों बड़ी बहनों के साथ माँ शांति देवी के रूम में बैठा हुआ था। रूम का दरवाजा खुला हुआ था। चर्चा का विषय फैमिली मीटिंग थी, जो मिलिंद अपनी माँ शांति देवी की खराब तबीयत को देखकर मीटिंग के पक्ष में बिल्कुल नहीं था। और बाहर बड़े भाई ज्ञान की बीवी बिमला अंदर की गुफ्तगू जानने की फिराक में दरवाजे पर कान लगाए खड़ी थी। जब उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा तो झटके से दरवाज़ा खोलती हुई बोली, हमें तो परिवार का मेंबर ही नहीं माना जाता है, शुरू से ही किराएदारों जैसा व्यवहार किया जाता रहा है। बड़ी बहन प्रभा बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, माँ की तबीयत खराब है इसलिए दरवाज़ा भिड़ा है, माँ का रूम तो सबका है, कोई कभी भी आ सकता है। बड़ा भाई बाहर से अंदर घर में एंटर हुआ ही था, वो भी खड़े होकर अपनी बीवी और बहन का वार्तालाप सुनकर खड़े खड़े अजीब सी स्माइल करता हुआ अपने रूम में जा चुका था। और बिमला भी अपने पति के पीछे पीछे रूम में आ चुकी थी और बोली, तेरी चारों बहनें कब दफा होने वाली है। ये सुनते ही ज्ञान ने अपनी पत्नी को एक खींचकर थप्पड़ मारा और वो इतनी जोर से रोती हुई चिल्लाई कि घबराकर बैठक में से माँ, तीनों बहनें और ऊपर किचन में काम में लगी ननद, भाभी मिली और शशि और दोनों बच्चे सब बड़े भाई के रूम में एंटर हो चुके थे। मिली को घर का माहौल नेगेटिव सा लग रहा था। तीनों बड़ी नंदों ने प्यार से मिली को बोला, बेटा जी आप ऊपर जाइए, कोई खास बात नहीं है। बच्चों की पढ़ाई को लेकर दोनों मियाँ बीवी में हल्की सी तू मैं हो गई है। सुनकर मिली वापस रूम में आकर अपना काम निपटाने में लग गई। छोटी ननद शशि अब नीचे ही माँ के रूम में आ बैठी थी। दामादों के आने का समय हो रहा था। तीनों अपनी बीवियों के साथ ही आए थे, पर सास शांति देवी और अपनी बीवियों के प्लान मुताबिक उन्हें शाम को ही ससुराल आना था। चारों दामादों ने बारी बारी से ससुराल में प्रवेश किया। मिलिंद अपने तीनों बड़े जीजाओं के पैर छूकर और छोटे जीजा से हाथ मिलाकर बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। बड़ा भाई ज्ञान और उसकी बीवी इकट्ठे रूम में स्माइल करते हुए चारों दामादों को वेलकम होम बोलकर माँ के रूम में रखे सोफे पर धंसे से बैठ चुके थे। मिलिंद चुपचाप उठकर ऊपर से चाय, नाश्ता और पानी लेने जा चुका था। बड़ा भाई और उसकी बीवी किसी को चाय तो दूर पानी भी पूछकर राजी नहीं थे। और थोड़ी देर पहले जो मियाँ बीबी मतलब भाई भाभी ने जो ड्रामा किया था वो इसलिए किया था, जब भी कोई आता दोनों ऐसे ही लड़ते झगड़ते थे और फिर बेसमों की तरह बैठकर मुफ्त का चाय नाश्ता डकाने के साथ साथ खाने का लुत्फ विथ फैमिली लेते थे। पहले तो मिलिंद बाहर से ऑर्डर पर चाय, नाश्ते और खाने का अरेंजमेंट करता था, पर अब शादी के बाद ये सब कुछ बाहर से ऑर्डर करता तो किसी को पसंद नहीं आना था। मिलिंद मिली को बताकर कि चारों दामाद आ चुके हैं, तुम चाय नाश्ते की तैयारी करो, जब बन जाए तो मुझे मिस कॉल मार देना, कहते हुए फ्रिज में से ठंडे पानी की बोतल और गिलास लेकर नीचे जा चुका था। माँ शांति देवी के रूम में बड़ा शांति का माहौल था, जो मिलिंद को आने वाले तूफान की चेतावनी सा देता लग रहा था। उसने सबको पानी पिलाया और स्माइल करता हुआ बैठ गया। तभी बड़ा भाई रुआंसा सा बोला, देख मिलिंद बेटा, हमें बहुत दुख है कि अभी तेरी नई शादी और गृहस्थी की शुरुआत हुई है और तेरा चोरी में 10-12 लाख चला गया है। मैंने तुझे अपना बेटा ही माना है, पर तेरा ये गरीब भाई ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकता है कि वो अपनी बीवी बच्चों की दी गई एक सूखी रोटी में से आधी रोटी तुझे और तेरी बेबी को खिलाने की हिम्मत रखता है। मिलिंद हैरानी से अपने पूरे परिवार को देखकर बिना किसी प्रतिक्रिया के चुपचाप बैठ गया। दामादों के आने के बाद मुश्किल से मिलिंद 10 मिनट के लिए पानी लेने गया था। इतनी जल्दी ऐसी क्या बात हो गई थी जो बड़ा भाई ऐसा साधु जैसा सत्संग करता दिख रहा था। मिलिंद बड़े भाई ज्ञान की सत्संगी बातें सुनकर बिना कोई एक्सप्रेशन के खामोशी से बैठा हुआ था और अपने परिवार के गणमान्य सदस्यों को देखे जा रहा था।
झूठे मक्कार स्वार्थी इंसान की ऊंची आवाज़ सच्चे इंसान को खामोश करा सकती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद हिला देती है। ज्ञान की बीबी बिमला टॉपिक चेंज करते हुए बोली, मुझे तो लगता है नई बहू के पैर अशुभ पड़े हैं। पंडित जी से पूछकर कोई शुभ मंगलमय हवन करा दिया जाए तो मिलिंद देवर जी के सारे संकट दूर हो जाने हैं। ये सुनकर मिलिंद, जो खामोशी से माँ शांति देवी की खराब तबीयत की वजह से अपने को नॉर्मल करने की चेष्टा कर रहा था, झटके से उठकर खड़ा हो गया और बोला, मैं आप सबके लिए चाय नाश्ता लाता हूँ। आप लोग आपस में बात करिए और जो डिसीजन माँ, बहनें और चारों मेहमान जो दामाद जी हैं लेंगे वो मुझे आदर सहित स्वीकार होंगे। और बोलकर झटके से माँ के रूम से बाहर चला गया। मिली ने चाय बनाकर ट्रे में नाश्ता सजा चुकी थी और मिलिंद को मिस कॉल करने ही वाली थी कि मिलिंद किचन में आ पहुंचा और उसके पीछे पीछे उसकी दोनों बड़ी बहनें प्रभा और लाली भी किचन में आदम की और मिलिंद को प्यार से डांटती हुई नीचे ले जाने लगी। मिली खामोशी से बात को समझने की कोशिश कर रही थी और वो भी नंदो और मिलिंद के साथ चाय नाश्ते की ट्रे पकड़ी हुई नीचे आने लगी तो बड़ी ननद प्रभा मिली के हाथों से ट्रे पकड़ती हुई प्यार से बोली, मिली अभी तुम ऊपर ही बैठो बेटा, जब तुम्हें बुलाया जाए तभी नीचे आना। मिलिंद सुनकर बोल ही पड़ा, मिली भी फैमिली मेम्बर है और हर फैमिली मीटिंग को अटेंड करने का उसका भी उतना ही अधिकार बनता है जितना बड़ी भाभी विमला का। दूसरी बहन लाली बोली, अब वो भी शांति से अपने रूम में बैठेगी और केवल हम सभी भाई बहन, माँ और घर के चारों दामाद ही इस फैमिली मीटिंग का हिस्सा होंगे। जब ज़रूरत होगी तभी दोनों बहुओं को बुला लिया जाएगा। मिलिंद अपनी बहनों के साथ नीचे जा चुका था और मिली की सिक्स सेंस उसे फिर से निगेटिव थॉट्स देने लगी। मिली ने चाय का कप उठाया और अपने रूम में आ गई। नीचे मिलिंद के जाने के बाद रिश्तों की शतरंज की विषाद बीत चुकी थी और कौन किसके पल्ले में बैठा है ये सब वक्त रूपी पहिए में छुपा हुआ था। मिलिंद बड़ी बहन प्रभा और लाली के साथ माँ शांति देवी के रूम में आकर बैठ चुकी थी और रूम का दरवाज़ा बाकायदा अंदर से छिटकनी लगाकर बंद किया जा चुका था ताकि दोनों बहुएं बिमला और मिली और घर के बच्चे वेणु विजित में से कोई भी आकर डिस्टर्ब ना कर सके। माँ शांति देवी ने शांत और गंभीर आवाज़ में शुरुआत की, देखो घर में चोरी तो हुई है और मैं बीमार बुजुर्ग जो अपनी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पर है किसी का भी पक्ष ना लेते हुए यही कहूँगी कि छोटे भाई की गैर मौजूदगी में उसके रूम से लाखों की चोरी हो गई। घर में मौजूद बड़े भाई की लापरवाही की वजह से कोई बाहरी व्यक्ति चोरी करके जा चुका है और पुलिस टीम की शक की सुई बड़े बेटे ज्ञान को देखते हुए तुझ पर अटकी हुई है। वो तो मेरे राम जी और मुरलीधर ही जाने किसने इस चोरी के काम को अंजाम देकर अपने घर में दिवाली के दिए जलाए हैं। पर मुद्दा ये है कि अगर घर के बड़े बेटे को शक की वजह से पुलिस की जीप घर से पकड़ कर ले जाती है तो इसमें बदनामी हमारे पुरखों की होगी। फिर से अपने बड़े बेटे को देखते हुए, तूने कुछ किया भी नहीं होगा तो भी जैसे कोयले की कोठरी में रखा हीरा भी कोयला हो जाता है वैसे ही तेरा दामन पाक साफ होने पर उस पर जिंदगी भर के लिए कालिक बीत जानी है। बड़ा भाई ज्ञान जो चुपचाप माँ शांति देवी की बातों को सुन रहा था बोला, मैं माँ की बातों से सहमत हूँ। अब आप सब आदरणीय बंधुओं ने फिर इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन सोचा है मुझे खुलकर बताइए। तब चारों दामाद जो कि चुपचाप बैठे हुए सास शांति देवी की बातों को ध्यान से सुन रहे थे बारी बारी से बोले, भाई हम ये चाहते हैं कि मिलिंद की चोरी की हुई आधी रकम का भुगतान तू करे, नहीं तो कोयले की कोठरी में जैसे हीरा भी काला हो जाता है वैसे ही तू सच्चा होने पर भी छोटे भाई के घर में चोरी करने वाले चोर के रूप में मोहल्ले पड़ोस गाँव शहर दूर पास के सभी रिश्तेदारों में मशहूर हो जाना है। सुनकर गुस्से में ज्ञान बोला, वो तो जब इसने मिलिंद ने चोरी की रिपोर्ट लिखवाई थी तब किसी ने इसको क्यों नहीं टोका? तब रिपोर्ट लिखवाने से पहले फैमिली मीटिंग क्यों नहीं रखी गई? मुंह में जबान तो सबकी होती है पर कमाल तो वही लोग करते हैं जो इसे संभाल कर रखते हैं। और मिलिंद फिलहाल इसी विचारधारा को फॉलो करता हुआ खामोशी से अपने घर के गणमान्य लोगों की बातों को सुनता हुआ उनके डिसीजन का इंतज़ार कर रहा था। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।